करीब 4600 साल पहले, यानी रोमन एम्पायर और एंशिएंट ग्रीक्स के आने से सदियों पहले, नॉर्थ अफ्रीका के आखिरी छोर पर रेगिस्तान की रेत से एक ऐसी सिविलाइजेशन उठी जिसने जैसे वक्त को ही हरा दिया। उन्होंने एक पूरा का पूरा पहाड़ खड़ा कर दिया। कोई नेचुरल माउंटेन नहीं, बल्कि एक परफेक्टली इंजीनियर्ड, जियोमेट्रिकली प्रिसाइज स्ट्रक्चर, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, हमारी एंशिएंट वर्ल्ड का आखिरी जिंदा अजूबा। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उन सीक्रेट्स और उन हार्ड फैक्ट्स में डाइव करेंगे जो इस मॉन्यूमेंट के एब्सोल्यूट स्केल और इसकी प्रिसिजन को डिफाइन करते हैं। 23 लाख, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये काउंट है उन मैसिव स्टोन ब्लॉक्स का जिनसे इस जायंट स्ट्रक्चर को बनाया गया। इनमें से ज्यादातर स्टोन्स का वेट 2 से 15 टन्स के बीच है, और सोचिए कुछ ब्लॉक्स तो 80 टन्स तक भारी हैं। बिना किसी मॉडर्न मशीनरी के इन मैसिव स्टोन्स को 481 फीट की हाइट तक ले जाना एक ऐसी इंजीनियरिंग मार्वल है जो आज भी ह्यूमन इमेजिनेशन को कंप्लीटली चैलेंज करती है। सेक्शन 1, एन इम्पॉसिबल माउंटेन, द आयरनी ऑफ खुफू। एंशिएंट इजिप्ट के गॉड किंग यानी फ़ारो खुफू ने लगभग 2560 बीसी में अपने लिए एक इटर्नल टूम का सपना देखा था। लेकिन हिस्ट्री की सबसे बड़ी आयरनी देखिए। एक तरफ वो मैसिव पिरामिड है जिसका बेस 13 एकर्स में फैला हुआ है, और दूसरी तरफ इस पूरे मॉन्यूमेंट को बनाने वाले खुफू का इकलौता फिजिकल रेलिक, हिस्ट्री में बची उनकी इकलौती निशानी, सिर्फ एक 3 इंच लंबी आइवरी की स्टैच्यू। एक इतना जाइगेंटिक मॉन्यूमेंट और उसके क्रिएटर का इतना छोटा सा वजूद। इस इटर्नल प्रोजेक्ट के लिए खुफू ने नाइल रिवर के वेस्टर्न बैंक पर गीज़ा प्लेटो को चुना। यह पिरामिड बनाने की जो एडवांस्ड इंजीनियरिंग थी वो उन्हें अपने पिता स्नेफरू से विरासत में मिली थी। खुफू की लिमिटलेस एम्बिशन और उनके स्किल्ड वर्कर्स के कॉम्बिनेशन ने एक ऐसे 20 साल लंबे मेगा प्रोजेक्ट को जन्म दिया जिसमें उस प्लेटो का लैंडस्केप हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। सेक्शन 2, मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग, ब्रेकिंग द मिथ्स। अगर हम इस बिल्डिंग के पीछे के मैथमेटिक्स को समझें तो क्लियर हो जाता है कि ये सिर्फ पत्थरों का ढेर बिल्कुल नहीं है। इसका 13 एकड़ का जो मैसिव बेस है ना, वो अपनी पूरी सरफेस पर सिर्फ 2.1 सेंटीमीटर्स के अंदर लेवल्ड है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इसके चारों कॉर्नर्स एग्जैक्टली ट्रू नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट से अलाइंड है। एरर कितना है? सिर्फ 0.05 डिग्रीज का। सोच कर देखिए, बिना किसी लेजर लेवल या जीपीएस के ऐसी जॉ ड्रॉपिंग प्रिसिशन ये प्रूव करती है कि वो लोग प्रिमिटिव बिल्डर्स नहीं थे, वो मास्टर इंजीनियर्स थे। तो आखिर उन्होंने इस इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर को बनाया कैसे? चलिए इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं। 1990 में हुई डिस्कवरीज ने इस मिथ को पूरी तरह बस्ट कर दिया कि इसमें स्लेव्स का यूज हुआ था। असल में ये हाईली रिस्पेक्टेड स्टेट द्वारा पेड स्किल्ड वर्कर्स थे, और इन हेवी स्टोन्स को ऊपर ले जाने के लिए फ्रेंच आर्किटेक्ट जॉन पियर हुडिन की इंटरनल स्पाइरल रैंप वाली थियरी आज सबसे लॉजिकल लगती है। साथ ही 2018 में हटनोब क्वारी से मिले प्रूफ्स बताते हैं कि इतने हेवी ब्लॉक्स को पुल करते वक्त फ्रिक्शन को कम करने के लिए वेट सैंड यानी गीली रेत का स्ट्रेटेजिकली यूज किया गया था। एक बहुत ही ब्रिलियंट ह्यूमन ड्रिवन एफर्ट। सेक्शन 3, सीक्रेट्स इनसाइड द इनर सैंक्टम। बाहर की ब्राइट धूप से दूर जब हम इसके अंधेरे रास्तों में जाते हैं तो आर्किटेक्चर और भी माइंड बेंडिंग हो जाता है। एक गहरे अंडरग्राउंड चेंबर के अलावा यहाँ 153 फीट लंबी और 26 फीट ऊंची ग्रैंड गैलरी मौजूद है, और ठीक इसके ऊपर है इस पिरामिड का दिल, द किंग्स चेंबर, जिसे 500 मील दूर असवान से लाए गए मासिव रेड ग्रेनाइट ब्लॉक से बनाया गया है। इस पूरे चेंबर को ऊपर से कोलैप्स होने से बचाने के लिए 5 स्ट्रेस रिलीविंग चेंबर्स बनाए गए हैं, और सबसे मिस्टीरियस हैं यहाँ की नैरो शैफ्ट्स जो डायरेक्टली ओरायंस बेल्ट जैसे स्टार्स की तरफ अलाइंड हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, इसके सारे सीक्रेट्स अभी तक अनअर्थ नहीं हुए हैं। 2017 में एक ऐसी डिस्कवरी हुई जिसने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया। लाखों टन सॉलिड स्टोन के ठीक बीचों बीच एक मैसिव हिडन स्पेस का पता चला, जिसे दी वॉइड का नाम दिया गया। हजारों सालों तक अंधेरे में छुपा ये खाली हिस्सा आखिर किस पर्पस के लिए बनाया गया था? इसके अंदर क्या है? ये एक ऐसा सस्पेंस है जो आज भी बरकरार है। इस हिडन वॉइड को ढूंढने और मैप करने के लिए स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट ने एक बहुत ही कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज किया, जिसे म्यूऑन टोमोग्राफी कहते हैं। बेसिकली ये टेक्नोलॉजी कॉस्मिक रेज का यूज करके सिक वॉल्स के आर पार देख सकती है। इसके साथ ही इस मॉन्यूमेंट में एक और मिस्टिफाइंग डिटेल है। पिरामिड के बेस की पेरीमीटर और इसकी हाइट का जो रेशियो है वो एग्जैक्टली पाई के रेशियो के करीब है। अब ये एंशिएंट बिल्डर्स का इंटेंशनल जीनियस था या सिर्फ एक मैथमेटिकल कोइंसिडेंस, इस पर एक्सपर्ट्स के बीच आज भी बहस जारी है।
और ये बात बहुत ब्रिलियंटली इस फैक्ट को इलस्ट्रेट करती है कि द ग्रेट पिरामिड वहां अकेला नहीं था। ये असल में एक मैसिव कॉम्प्लेक्स का हिस्सा था जिसे 3 जनरेशंस ने मिलकर बनाया था। खुफू के बाद खाफरे ने सेकंड पिरामिड और द ग्रेट स्फिंक्स बनवाया, और उसके बाद मेंकाउरे ने द थर्ड पिरामिड। अपने ओरिजिनल फॉर्म में इनकी सरफेस आज जैसी रफ और ब्राउन नहीं थी। ये ब्राइट वाइट टूरा लाइमस्टोन से कवर थे। धूप में ये बिल्कुल चमकते थे और इनके टॉप पर गोल्ड या इलेक्ट्रम का कैपस्टोन लगा होता था। सेक्शन 4 मॉडर्न डिस्कवरीज एंड लेगेसी। इस एक सिंगल साइलेंट स्ट्रक्चर ने एम्पायर्स को बनते और मिटते देखा है। 2560 बीसी में खुफू के टाइम से लेकर अलेक्जेंडर द ग्रेट के आने तक। 1758 में नेपोलियन की आर्मी ने इसकी विशाल शैडो में कैंप लगाया था, और आज मॉडर्न साइंस अपनी एडवांस टेक से इसे समझने की कोशिश कर रही है। सदियों में हजारों लैंग्वेजेस आई और खत्म हो गई, लेकिन ये पिरामिड पिछले 46 सेंचुरीज से वहीं का वहीं खड़ा है, एक अनयील्डिंग टेस्टामेंट की तरह। तो आखिर में ये हमें एक बहुत ही प्रोफाउंड सवाल पर लाकर खड़ा करता है। हमारी आज की मॉडर्न सिविलाइजेशन अपने पीछे ऐसा क्या छोड़कर जाएगी जो आज से 4600 साल बाद भी इसी तरह सीना ताने खड़ा रहेगा? द ग्रेट पिरामिड सिर्फ एक आर्किटेक्चरल वंडर नहीं है, ये वक्त के उस पार से भेजा गया एक क्लियर, अनकहे मैसेज जैसा है, जो बस इतना कहता है कि हम यहां थे।